हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम क्या कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र 2021 जो हमारा चल रहा है ई बुक, और जिसमें जो कि है भारत दृष्टि। ठीक है गाइज, इसमें अब हम क्या करेंगे, जो चैप्टर है इसका चैप्टर नंबर 7 है जो कि है वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम देख लेते हैं सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन हाँ देखेंगे गाइज। जो चैप्टर नंबर 6 है यानी कि मूल आर्थिक आंकड़े, वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे वाणिज्य, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हम एक बार दिखा दें आपको कितने टोटल चैप्टर हैं 29। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ है करने को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए गाइस। एक लाइक में कुछ नहीं जाता है। दूसरा ये कि गाइस, अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो सच में आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल को भी शेयर करिए दोस्तों जितना हो सके। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है यानी कि वाणिज्य, जो चैप्टर नंबर 7 है इसका, इस बुक में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि जो भारत, जो पहले सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्यापार निष्पादन। तो भारत का वैश्विक व्यापार, जो वित्त वर्ष कौन सा वर्ष यानी कि 2019-20 में वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात की अगर राशि की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 2019-20 के वित्त वर्ष की बात हो रही तो 1127 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। ठीक है, आयात जो है 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे बात कर ली गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है 2019-20 में भारत का समग्र जो है निर्यात कितना है गाइस। देखिए, वाणिज्यिक वस्तु और सेवाओं दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो निर्यात कितना है आपका 526.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में कितना -2.2% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। मतलब इसने क्या कहा, इसका मतलब ये है कि निर्यात क्या हो गया, पहले से कम हो गया। अब 2019-20 में कुल मिलाकर जो आयात है वो है 603.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पिछले वर्ष की जो अवधि है उससे -5.8% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात की अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत 1.7% की हिस्सेदारी के साथ जो है विश्व में 18वें स्थान पे है। और 2019-20 में क्या है, भारत का वाणिज्यिक वस्तुओं का कुल निर्यात कितना हुआ, कितने का हुआ है गाइस, 313.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, अब वित्त वर्ष 19-20 यानी कि 2019-20 में भारत से होने वाले निर्यात में प्रमुख उत्पाद श्रेणियां और उसके हिस्सेदार इस प्रकार हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है रसायन और संबंधित उत्पाद, यानी कि रसायन और उससे संबंधित उत्पाद कितना 14.37%। पेट्रोलियम और उत्पाद की बात करें तो 13.18%। फिर है रत्न और आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो गाइस ये सारे हम निर्यात की बात करें तो जो रत्न आभूषण की बात है वो है 11.46%। कपड़ा एवं संबद्ध उद्योग की अगर बात करें तो 10.75%, और मशीनरी की बात करें तो 9.12% है। तो लिखा है शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य, और भारत के निर्यात में इसका जो हिस्सा है इस प्रकार है। तो गाइस, शीर्ष 5 की अगर हम बात करें जहाँ पे निर्यात होता है वो हो गया आपका अमेरिका यानी अमेरिका, और कितने परसेंट होता है, वो होता है 16.95% होता है। सेकंड नंबर पे आता है यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात, जिसका है परसेंटेज में देखें तो 9.21% है। फिर चाइना आता है आपका गाइस 5.3% के साथ, फिर हांगकॉन्ग है 3.5% के साथ, और सिंगापुर है आपका 2.85% के साथ। यानी कि अमेरिका, यूएई एंड देन चीन, हांगकांग, सिंगापुर। अब यहाँ लिखा है वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात की बात करते हैं। तो लिखा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का जो आयात है 474.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जो है आयात वित्त वर्ष 2015-16 के कितना 18.1% है, घटकर कितना हो गया आपका 2019-20 में 16.5% हो गया। मतलब जो आयात है वो क्या हो गया, घट गया। तो लिखा है वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के आयात में हिस्सेदारी के मामले में शीर्ष 5 आयात श्रेणियां हैं। तो गाइस कौन कौन सी है, कौन कौन सा हम ज़्यादा आयात करते हैं, तो पेट्रोलियम
क्रूड और उत्पाद, ठीक है, ये हम बहुत ज़्यादा सबसे फर्स्ट नंबर पे, सबसे टॉप पे हम इसी को आयात करते हैं जो कि 27.5% है। उसके बाद रत्न और आभूषण को करते हैं 11.47%। फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं जो आपकी 11% है, 11.06% है। फिर मशीनरी करते हैं 9.52% करते हैं। रसायन संबंधित उद्योग उत्पाद जो है उसको करते हैं हम 9.33% है। अब इसने लिखा है 2019-20 में प्रमुख आयात स्रोत कहाँ से। चाइना से हम 13.8% करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर अमीरात से करते हैं हम, यानी कि अमेरिका से करते हैं 7.6% करते हैं। फिर यूएई से 6.4% करते हैं। सऊदी अरब से 5.7% करते हैं। देन इराक से करते हैं 5%। चलिए दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेवा क्षेत्र में व्यापार। तो इसमें लिखा है कि भारत के लिए सेवा क्षेत्र में व्यापार अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक के रूप में क्या एक बड़ी शक्ति के रूप में रहा है, ठीक है। 2019-20 के अंतिम, ठीक है, 2019-20 के अंतरिम 2019-20 में इस क्षेत्र ने सकल मूल्यवर्धन में जो है 55% और कुल निर्यात में जो है 41% का योगदान दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा है गाइस अपने आप में। तो पिछले कुछ वर्षों में क्या है, सेवाओं के व्यापार में स्थिर अधिशेष को बनाए रखा जा रहा है। अब लिखा है 2019-20 में सेवाओं का निर्यात 2018-19 के मुकाबले 2.5% बढ़कर $213.2 बिलियन हो गया है। और ये 2018-19 में $208 बिलियन था, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया है, 2.13 हो गया है, मतलब 213 हो गया है, ठीक है। अब लिखा है 2019-20 में सेवाओं का जो आयात है 2018-19 के जो दर्ज कितना 126.1 बिलियन के मुकाबले कितना हो गया है, 128.3 बिलियन हो गया है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है गाइस, बढ़ गया। अब बात करते हैं व्यापार संतुलन की। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर समग्र व्यापार घटा जो आपका है वित्त वर्ष 19-20 में 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में ये 102.1 बिलियन क्या है अमेरिकी डॉलर था। तो इसमें नेक्स्ट है लेगटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020। तो इसमें लिखा है 17 नवंबर 2020 को लेगटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का क्या है 14वां जो है संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक 294 संकेतों पर क्या है आधारित है, और उसमें 167 देशों को जो है रैंक प्रदान की गई है। संकेत कितने 294 और देश कितने हैं 167। तो इन 294 संकेतों को समृद्धि के 12 स्तरों के अंतर्गत क्या है व्यवस्थित किया गया है। और 12 स्तर कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो एक है सुरक्षा एवं संरक्षण, फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश का माहौल, उद्यमिता की शर्तें, फिर है बाजार तक पहुंच तथा अवसंरचना, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक पर्यावरण। आगे बढ़ते लिखा है 2020 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को क्या मिला है, प्रथम स्थान मिला है, और नॉर्वे जो है आपका सेकंड नंबर पे है। और 2019 की रैंकिंग में नॉर्वे क्या था, प्रथम नंबर पे था, ठीक है। अब लिखा है कि सूचकांक में शीर्ष 5 देशों की हम अगर बात करें तो आपका आता है देखिए फर्स्ट और सेकंड हमने देखी है डेनमार्क एंड जो है नॉर्वे, और थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका स्विट्जरलैंड, फिर आता है फोर्थ नंबर पे स्वीडन, फिफ्थ नंबर पे हो गया आपका फिलीपींस। तो लिखा है और इसमें जो दक्षिणी सूडान है वो सबसे लास्ट आता है 167 स्थान पे है। फिर लिखा है लेगटम समृद्धि सूचकांक 2020 में अगर हम भारत की बात करते हैं गाइस 167 में से 101वें स्थान पे है, जबकि 2019 में क्या था ये 98वें स्थान पे था, ठीक है। पहले 98वें स्थान पे था और बाद में 2020 में 101 पे पहुंच गया और इसकी स्थिति हो गई खराब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग वैश्विक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें लिखा है 2014-15 के बाद से चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार स्थितियों के कारण वैश्विक व्यापार में गिरावट आई है, और इसके कारण क्या है मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक मंदी, दुनिया भर में क्या है बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति और अमेरिकी व्यापार युद्ध, अमेरिकी व्यापार युद्ध आदि, ठीक है। हालांकि जनवरी 2020 के बाद से क्या होता है कोविड-19 के प्रकोप के कारण क्या है वर्तमान में विकास और भी दबाव में है, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जून 2020 को जारी वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में उल्लेख है कि कोविड-19 महामारी के कारण अधिकतर
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था का संकुचन होगा। ठीक है, श्रम उत्पादकता और क्या है संभावित उत्पादन को भी दीर्घकालीन क्या होगा नुकसान पहुंचेगा। फिर लिखा है चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार स्थितियों के बावजूद निर्यातकों सरकार के ठोस प्रयासों से भारत के जो निर्यात लगातार क्या है 3 वर्षों तक बढ़ता हुआ वित्त वर्ष 2019 में 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होकर नई ऊंचाई तक पहुंच गया। लिखा है सेवाओं सहित भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2019 में पहली बार 538.1 बिलियन डॉलर की नई ऊंचाई तक पहुंच गया। ये उपलब्धि वित्त वर्ष 2020 में दोहराई गई है, मतलब यहाँ पे भी ज़्यादा है। हालांकि मौजूदा निर्यात वृद्धि जो है कोविड-19 के कारण क्या है उसमें अब जो है मंदी से प्रभावित हुई है। अब लिखा है कि कोविड-19 से निपटने के उपाय, तो भारत ने आवश्यक दवाओं और अन्य सामग्रियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर क्या है काम किया है और कई देशों को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सहायता की। इस प्रकार जो आपका है पीपीई उत्पादन क्षमता को लगभग 0 से बढ़ाकर लगभग 5 लाख, ठीक है 5 लाख किट प्रतिदिन किया है। तो भारत ने दवाओं के निर्यात के लिए कई देशों से अनुरोधों पर बिना शर्त सहायता प्रदान करी है और भारत ने विश्व भर के लगभग 114 देशों को क्या लिखा है यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की लगभग 45 टन और 400 मिलियन टैबलेट की आपूर्ति की है। वैसे ये सब कोविड-19 के टाइम पे चल रहा था। तो इस प्रकार क्या है पैरासीटामोल की लगभग 96 मिलियन टैबलेट और 0.4 मिलियन सस्पेंशन आईपी और 0.8 मिलियन बोतलें 270 MT विभिन्न अन्य रूपों में 24 देशों को और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति लगभग क्या है 57 देशों में की है। फिर लिखा है इन उपायों ने भारत की साख को सबके हित में एक विश्वसनीय, भरोसेमंद और समानुभूति दृष्टिकोण के साथ काम करने वाले साझेदार के रूप में क्या है सुदृढ़ किया है। अब लिखा है पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन योजना। तो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन योजना का उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम कोटि की सेवाएं और उत्पादों के उत्पादन के वास्ते पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत शून्य सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति दी जाती है और जिसमें शर्त है कि शुल्कों और करों के 6 गुना के तुल्य निर्यात की जिम्मेदारी अदा करें। तो दोस्तों नई यहाँ पे एक नई चीज़ है, यहाँ पे लिखा है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2021। तो लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा 1 जुलाई 2021 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट श्रृंखला 23वां और तथा 2021 को पहला संस्करण वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2021 शीर्ष से क्या होता है जारी होता है। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है सतत नीति समर्थन, सौम्य वित्तीय स्थिति, टीकाकरण की गति एक असमान वैश्विक सुधार का पोषण कर रही है। ठीक है, फिर लिखा है नीतिगत समर्थन ने वैश्विक स्तर पर गैर निष्पादित ऋण युक्त बैंकों की वित्तीय स्थिति और ऋण शोधन क्षमता और चल निधि को क्या है मजबूत बनाए रखने में मदद की है। फिर आपका आता है घरेलू मोर्चे पर कोविड-19 की दूसरी लहर की गति ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, लेकिन मौद्रिक विनियामक और राजकोषीय नीति उपायों ने वित्तीय संस्थाओं के ऋण शोधन क्षमता जोखिम को कम करने और बाजार को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में क्या करी है मदद करी है। मार्च 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है यानी कि SCB को जोखिम भारतीय अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात बढ़कर 16.03% और प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात 68.86% हो गया है। अब लिखा है समष्टि दबाव टेस्ट से संकेत मिलता है कि आधारभूत परिदृश्य के तहत क्या SCB का सकल गैर निष्पादी मतलब क्या होता है आप बोलते हैं GNP जो है GNPA अनुपात मार्च 2021 में 7.48% से बढ़कर जो है मार्च 2022 में तक क्या होगा 9.80% और गंभीर दबाव परिदृश्य के तहत 11.22% हो
हो सकता है। हालांकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर यहाँ तक कि दबाव में भी पर्याप्त पूंजी है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आगामी समय में जैसा कि बैंक बहाल होती अर्थव्यवस्था में ऋण मांग पर प्रतिक्रिया करेगी, उन्हें संभावित तुलन पत्र दबाव की तुलना में स्वयं को क्या है मजबूत करने के लिए अपनी पूंजी और चल निधि की स्थिति को सुदृढ़ करने की क्या होती है आवश्यकता होगी गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो लिखा है निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की क्या है प्रभावशीलता को पहचानने वाला एशिया का पहला देश था, जिसने सबसे पहले वर्ष 1965 में कांधला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ क्या है स्थापित किया था। हालांकि बहुत अधिक नियंत्रणों और कई प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ने विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं की अनुमति और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था जैसे कमियों को दूर करने और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि क्या लिखा है SEZ जो है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, नीति की घोषणा की गई। फिर लिखा है विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों से सज्जित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 को वर्ष 2006 से लागू किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित विषयों में क्या है नियमों के सरलीकरण और एकल खिड़की स्वीकृति दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। फिर लिखा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन, माल और सेवा निर्यातों को बढ़ावा देना और जो है स्वदेशी और विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेशकों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना है, आधारभूत संरचनाओं का क्या करना है विकास करना है। ठीक है, सभी 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि कांडला तथा सूरत गुजरात में गई, फिर है सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर फाल्टा वेस्ट बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश को जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किए जाने के कारण मुख्य रूप से निजी निवेश पर क्या है आधारित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वचालित रूप से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। फिर लिखा है कि 30 जून 2020 तक विशेष आर्थिक क्षेत्र में कुल निवेश जो है आपका 5,81,021 करोड़ रुपए का था, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के बाद स्थापित नए अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में 5,45,874 करोड़ रुपए शामिल है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों से जो है आपकी भौतिक निर्यात 2018-19 के 7,01,179 करोड़ रुपए से बढ़कर कितनी 2019-20 में कितनी हो गई 7,96,669 करोड़ रुपीस हो गई। तो इस प्रकार इसमें क्या है 13.62% की क्या हुई है वृद्धि दर्ज की गई है। तो पिछले 14 वर्षों यानी कि आपके 2005-06 से लेकर 19-20 में निर्यात की कुल वृद्धि जो है आपकी 3,388% जो है रही है। तो लिखा है विदेश व्यापार नीति यानी कि आपकी FTP। तो लिखा है विदेश व्यापार नीति को भारत सरकार की व्यापक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ दिया गया है, जैसे वस्तु और सेवा कर, डिजिटल इंडिया, फिर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कारोबार सुगमता, व्यापार जो है सुविधा पहल। महामारी के कारण विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 को एक वर्ष अर्थात 31 मार्च 2021 तक क्या है बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्या है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 24 अक्टूबर 2019 को डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 क्या है जारी की गई और इस रिपोर्ट में 190 देशों को क्या है रैंकिंग दी गई। तो अब इसमें लिखा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है, आप इस स्कोर के संग स्कोर आप देख लीजिएगा। पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे आता है मतलब जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पे है सिंगापुर, देन आता है हांगकांग, फिर डेनमार्क एंड दक्षिण कोरिया आता है गाइस। ठीक है, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2002 में जो अंतिम 5 देशों में गाइस कौन कौन सा आता है ये देखिए। सबसे लास्ट में आता है सोमालिया, कहाँ पे गाइस अफ्रीका महाद्वीप में है, फिर इरिट्रिया है, आपका वेनेजुएला है, यमन है एंड लीबिया है। ठीक है, तो ये अंतिम 5 है।
और लिखा है ब्रिक्स देशों की रैंकिंग अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे ब्रिक्स देशों में कौन सा आता है, मतलब जो है रैंक तो उसकी है 28 है, ठीक है, लेकिन ये इन देशों में पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है चीन, तीसरे नंबर पे आता है भारत, फिर एन आता है दक्षिण अफ्रीका, लास्ट में आता है आपका ब्राज़ील। व्यापार करने के अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में जो है शार्क देशों की अगर बात करें तो शार्क देशों की रैंकिंग में कौन सा रैंकिंग देखते हैं तो सबसे ऊपर नंबर शार्क देशों में गाइस कौन कौन से आते हैं। देखिए शार्क देशों में तो बहुत ही जो है आपके छोटे छोटे देश हैं, तो सबसे ऊपर भारत आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर सेकंड नंबर पे उसमें है भूटान, देन नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड बांग्लादेश। अब छोटी छोटी इकॉनमी है तो उसमें भारत जो है टॉप पे आ रहा है। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत ने रैंकिंग में जो है 14 स्थानों की लंबी जो है छलांग लगाई है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है वैसे। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि भारत का विदेशी ऋण, लिखा है भारतीय जो रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई द्वारा 30 जून 2021 को भारत के विदेशी ऋण यानी कि बाह्य ऋण के तिमाही आंकड़े क्या लिखा है मार्चात 2021 के जारी किए गए हैं। तो इन आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का विदेशी ऋण जो है 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना? 570 बिलियन। फिर लिखा है कि इसमें लिखा है जिसमें मार्च 2020 के स्तर पर क्या है 11.5 बिलियन डॉलर की क्या होती है वृद्धि हो जाती है, और जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2021 में 21.7% रह गया, जबकि 2020 की अगर बात करें तो वो कितना था 20.6 था। गाइस 2021 में क्या है बढ़ गया। तो लिखा है प्रमुख मुद्राओं जैसे कि आपका यूरो है, फिर स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि SDR है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, भारतीय रुपए की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्य ह्रास के कारण मूल्य निर्धारण हानि 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, ठीक है। फिर इसलिए लिखा है मूल्य निर्धारण प्रभाव को छोड़कर बाह्य ऋण में वृद्धि मार्च 2020 की तुलना में जो है 2021 में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही होती, ठीक है। अब लिखा है कुल बाह्य ऋण में अल्पकालिक ऋण यानी कि 1 वर्ष तक मूल परिपक्वता के साथ, मतलब 1 वर्ष वाला जो ऋण होता है कि हिस्सेदारी 2020 में कितनी 19.1% से घटकर 2021 में कितनी हो गई है 1 वर्ष वाली 17.7% हो गई। तो विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में क्या है अल्पकालिक ऋण का अनुपात 2021 में घटकर कितना हो गया आपका 17.5% हो गया, ठीक है, जो कि 2020 की बात करें तो कितना था 22.4% था। अब लिखा है अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर क्या है अल्पकालिक ऋण, मतलब अर्थात ऋण देयता जिसमें दीर्घकालिक ऋण शामिल है जिसकी मूल परिपक्वता अगले 12 महीने में देय हो रही है और मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक ऋण शामिल है। तो 2021 में कुल बाह्य ऋण में क्या है 44.6% की हिस्सेदारी रही है, ठीक है। तो 2020 में कितनी थी 42 और 2021 में कितनी हो गई है 44.6 हो गई। तो विदेशी मुद्रा भंडार के 44.1% जो आपका है मतलब जो है रहा, ठीक है। और 2021-20 में अगर हम बात करें तो कितना था 41.6 था। तो भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक क्या है वाणिज्यिक उधार है, ठीक है, जिसकी बाह्य ऋण में कुल हिस्सेदारी कितनी है आपकी गई 37.4% है, ठीक है। अब यहाँ देखो बाह्य ऋण बकाया घट बढ़ यानी कि बिलियन अमेरिकी डॉलर में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे घटक की। यहाँ पे क्या लिखा है मार्च के अंत में बकाया और उसके बाद प्रतिशत घट बढ़, ठीक है। 2020 आंशिक संशोधन 2021 क्या है अनंतिम और फिर जो है मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021। तो गाइस इसको एक बार क्या है आप खुद से देख लीजिएगा इस पूरी टेबल को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रह गया। तो जो हम पढ़ रहे थे उसी में लिखा है तत्पश्चात भारतीय अनिवासियों की जमाई जो है 24.9% अल्पावधिक व्यय ऋण जो है आपका है कि 17.1% की हिस्सेदारी है। फिर लिखा है 2021 में क्या है दीर्घावधिक ऋण 468.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो 2020 की तुलना में 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या है कम है। तो यहाँ लिखा है 2021 में भारत के बाह्य ऋण में सबसे अधिक
जो है ऋण अमेरिकी डॉलर में लिया गया है, तत्पश्चात भारतीय रुपए में लिया गया। कितना अमेरिकी डॉलर में लिया गया है 52% और भारतीय रुपए में 33.3%। जापानी येन में 5.8% ऋण लिया गया है। SDR में 4.4% ऋण लिया गया है एंड यूरो में 3.5% जो है ऋण लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है देखते हैं। तो लिखा है आपका निर्यातोन्मुख इकाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है निर्यात मतलब जो निर्यात करने वाले, तो निर्यातोन्मुख जो इकाई योजना अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का निर्माण करके क्या है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन योजना की पूरक योजना के रूप में 1981 में क्या है शुरू की गई थी। और निर्यातोन्मुख इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र में बिक्री के लिए स्वीकृति योग्य भाग को छोड़कर पूरे उत्पादन का क्या है निर्यात करना होता है, ठीक है। फिर लिखा है निर्यातोन्मुख जो इकाइयां हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विकास आयुक्त के प्रशासनिक जो नियंत्रण है उसमें कार्य करती हैं। तो ये इकाइयां मुख्य रूप से कपड़ा और धागा, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न तथा आभूषण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रसायन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्रेनाइट हो गया, खनिज अयस्क क्षेत्रों की है। और 21 अगस्त 2020 तक ये मतलब जो ये योजना है इसके तहत कितना 1771 इकाइयों काम कर रही हैं। तो लिखेंगे व्यापार उपचार। तो बात करेंगे व्यापार उपचार में। व्यापार उपचार महानिदेशालय का उद्देश्य निर्यातक देशों और विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा डंपिंग और सब्सिडी जैसे जो व्यापार है उसके अनुचित तरीके के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने के लिए व्यापार सुधार तंत्र के माध्यम से घरेलू उद्योगों के लिए एक समान अवसर क्या करना सुनिश्चित करना है दोस्तों। और ये भारतीय निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उसके खिलाफ व्यापार उपचार जांच में व्यापक रक्षा समर्थन भी प्रदान करता है। और व्यापार उपचार महानिदेशालय का गठन 2018 में संरक्षण महानिदेशालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय के संरक्षण मात्रात्मक प्रतिबंध कार्यों को डंपिंग रोधी और क्या है संबंध शुल्क महानिदेशक की पूर्व की गतिविधियों के साथ विलय के लिए किया गया है। चलो दोस्तों आगे क्या लिखा है सरकारी ई मार्केट प्लेस। तो इसमें लिखा है सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब हुई है 9 अगस्त 2016 को की गई है और सरकार ने 12 अप्रैल 2017 को सरकार के ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम विशेष जो प्रयोजन इकाई को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी ताकि केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवा को क्या है कि खरीद की जा सके, ठीक है। प्रमुख निर्यात संवर्धन पहल की अगर हम बात करें तो लिखा है निर्यात बढ़ाने आयात को कम करने के लिए प्रमुख घरेलू तथा व्यापार नीति के उपाय और विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने के लिए हाल के वर्षों में किए गए प्रयास इस प्रकार हैं। तो गाइस क्या हुआ है देखिए, भारत से वस्तुओं के निर्यात की योजना को समाप्त करना और निर्यात उत्पादों पर शुल्क या करों की छूट, ठीक है, शुरू करना। दूसरा इसमें लिखा है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। फिर लिखा है कि सेवाओं के संवर्धन विविधीकरण के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र पहचान, ठीक है। फिर कारोबार सुगमता बढ़ाने पर क्या है फोकस करना और मानकों विनियमों के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ाना। फिर जिलों का निर्यात केंद्र के रूप में क्या विकास करना या उसे विकसित करना। निर्यात योजना के लिए व्यापार ढांचा योजना, ओके। फिर गाइस यहाँ पे क्या लिखा है आगे विदेशी व्यापार महानिदेशालय। तो इसमें लिखा है विदेशी व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है जिसका प्रमुख विदेश व्यापार का महानिदेशक होता है। और इसकी स्थापना कब हुई है 1991 में की गई है जब सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार का दौर चल रहा था। गाइस इस वक्त क्या आया था LPG आया था। फिर लिखा है उदारीकरण और वैश्वीकरण के अनुरूप कार्यरत होकर कुल मिलाकर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को सुविधा प्रदाता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय का जो मुख्यालय है इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय क्या लिखा है ISO कितना ये प्रमाणित संगठन है और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालय आयातकों और निर्यातकों को अपने व्यापार संबंधी निर्णय लेने में मदद
के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों जैसे कि विश्व व्यापार संगठन समझौता नियमों और डंपिंग रोधी मुद्दों के संदर्भ में होने वाले घटनाक्रम के बारे में क्या सहायता प्रदान करते हैं। अब यहाँ गाइस क्या लिखा है कि जो आरबीआई है, आरबीआई तो 10 लाख ट्विटर क्या फॉलोअर्स वाला विश्व का क्या है पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया। कौन? आरबीआई, जिसके फॉलोअर्स हैं 10 लाख से अधिक है। लिखा है 22 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया। ध्यात है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है आधारित ट्विटर हैंडल है और ट्विटर हैंडल को जनवरी 2012 में क्या है सृजित किया गया था। लगभग 9 वर्ष पूर्व भी कई अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की तुलना में आरबीआई इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का एक नव प्रयोक्ता ही था। लेकिन मुख्य और आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा आरबीआई का एक और ट्विटर अकाउंट भी है जिसे गाइस आरबीआई सेज कहा गया और आरबीआई की एक जन जागरूकता पहल है। फिर लिखा है आरबीआई ने अप्रैल 2020 में इसी नाम यानी कि आरबीआई सेज के साथ एक फेसबुक पेज भी शुरू किया है। आरबीआई के खाताधारकों को धोखेबाजी की गतिविधियों से बचने हेतु इस ग्राहक जागरूकता अभियान को शुरू किया। फिर लगभग 2 वर्ष पूर्व क्या है पदभार संभालने वाले आरबीआई गवर्नर को शक्तिकांत दास के पास भी ट्विटर पर 1.54 लाख फॉलोअर्स के साथ क्या है एक अलग हैंडल यानी कि खाता है। अब लिखा है ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या के संदर्भ में 5 केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो टॉप पे आता है आपका 10.01 लाख। ठीक है गाइस, ये समझिए। तो सबसे नंबर 1 पे आता है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड बैंको डी मैक्सिको यानी कि मैक्सिको का है ये जो है सेंट्रल बैंक। फिर आता है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का है। फिर यूएस फेडरल रिजर्व जो है आपका यूएसए का है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि आपका यूरोजोन का है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे जो है हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। हालांकि छोटा सा चैप्टर था दोस्तों। चलिए एक बार बात कर लेते हैं गाइस इस बात की कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। ठीक है, एक कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, कुछ तो कमेंट आप करा करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो भी ये सब पढ़ रहा है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्या है ये चैप्टर तो हमारा हो गया है ख़त्म। बाकी का जो अब है हम नेक्स्ट चैप्टर के संग आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।